Hello student. Today we are talking about the solutions and the concentration terms used to measure the strength of solution. तो सबसे पहले आज हम solutions की बात करेंगे. तो क्वेश्चन ये है कि हम solution की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दे आर टेक प्लेस इन अ एक्वियस सॉल्यूशन मीडियम और इन अ सॉल्यूशन फॉर्म. डायरेक्टली सॉलिड या डायरेक्ट गैसेस का रिएक्शन बहुत रेयरली हम प्रेफर करते हैं. जनरली बहुत सारी रिएक्शन जो है वो उसके सॉल्यूशन स्टेट में की जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं, आइदर इट विल गेट डिसोसिएटेड एंड फॉर्म दी अनायन और कैटायन लाइक थिंग्स, या फिर जो एक्टिव स्टेट है यानी कोई भी रिएक्टेंट जो है वो उसके एक्टिव स्टेट में आ जाता है. सो जब उसकी एक्टिव स्टेट होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्यूजन बढ़ जाती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्यूजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. तो इस सभी कारणों की वजह से केमिस्ट्री में बहुत सारी जो रिएक्शंस है वो लिक्विड स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में की जाती है. तो इसीलिए आज हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं कि अगर अब तक हमने देखा कि क्वांटिटी कैसे मेजर की जाती है, अब हमें अगर रिएक्शन करनी है सॉल्यूशन में तो उसका स्ट्रेंथ मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है या कितने आयंस प्रेजेंट है, कितना एक्टिव मास प्रेजेंट है, ये हमें पता होना जरूरी होता है. और उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन. समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं. सपोज आपने एक ग्लास पानी लिया और उसमें एक चम्मच नमक डाला. सेम टाइप का दूसरा ग्लास लिया, उसमें भी हमने पानी लिया और उसमें मैंने 1 kg नमक डाला. क्या दोनों सॉल्यूशन सेम टाइप से रिएक्ट होंगे, सेम तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएंगे? तो नहीं. जिसमें कम नमक है उसका टेस्ट अलग होगा, उसका डेंसिटी अलग होगा, उसका ट्रांसपेरेंसी अलग होगी. वैसे ही उसकी अमाउंट ऑफ सॉल्ट की वजह से उसमें जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल मॉलिक्यूल है उनकी संख्या भी कम होगी. सो कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करता है कि जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं या क्वांटिटी निकालने के तरीके क्या है, ये अब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशंस की. सो व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? अब याद रखना, सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. यहाँ पे हम सोल्यूट सॉल्वेंट ये टर्म किसको कहते हैं वो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मेजरली क्या होते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. अगर मेरे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, सपोज सॉल्ट एंड वाटर एसिड, तो वो क्या होगा, दो ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है सॉल्ट, एक कंपोनेंट है वाटर. तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन. अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, जैसे कि सपोज मेरे इसमें पानी भी है, सॉल्ट भी है, शुगर भी है, तीन तीन कंपोनेंट हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन. और क्वाटरनरी मतलब 4 अगर कंपोनेंट है, 4 अलग अलग चीजें एक साथ मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना रही है, देन इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन. So this terminology you must know what is a binary, ternary and quaternary. जनरली हम जो 11th-12th में पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है, हम टर्शरी और क्वाटरनरी नहीं पढ़ने वाले हैं. सो इसके आगे जो भी बात हम करेंगे इट इज रिलेटेड विद बाइनरी सॉल्यूशंस ओनली. नाउ वन ऑफ द word is very important, that is a true solution. What is meant by true solution? So true solution is if the component are homogeneously mixed and form the transparent solution, that is solute is completely dissolved in a solvent, then it is called as a true solution. अब सपोज हमने क्या किया कि मैंने दूध लिया और पानी लिया, मिक्स कर दिया, होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. सो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या? नहीं. लेकिन मैंने पानी लिया और उसमें सॉल्ट डाला, उसको मिक्स किया, तो हमें ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन. सो ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं एंड दे आर शोइंग सिंगल फेज. सो दिस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशंस. नाउ
बाइनरी सॉल्यूशंस में जो दो कंपोनेंट है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड एज सोल्यूट एंड वन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट पता है लेकिन आधा पता है, आधा नहीं पता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा व्हाट इज मीन बाय सोल्यूट, जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं, और जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर मैंने बोला 99% H2SO4 सोल्यूशन है या 98% H2SO4 सोल्यूशन है, तो उसका मतलब है उसमें 98% H2SO4 है और 2% वाटर है, तो उसमें सॉल्वेंट कौन हुआ, H2SO4? नहीं, गलत होगा ये। सॉल्वेंट उसमें H2SO4 ही है और सॉल्वेंट सोल्यूट जो है वो H2SO4 ही होगा, सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही होगा। सो वो क्या कंसेप्ट है ये, जिसको समझते हैं। सोल्यूट द कंपोनेंट विच गेट डिजोल्व इन सॉल्वेंट एंड इट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूट का डेफिनेशन आप सबका सही है। सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? इट अलाउ द सोल्यूट टू गेट डिजोल्व इनटू इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, इट इज ऑलवेज इन एक्सेस अमाउंट इन अ सोल्यूशन, यानी इसका जो मात्रा होगा, इसकी जो क्वांटिटी होगी ऑलवेज ज़्यादा होगी। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि भाई सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो जो है वो और सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वो सेम होना चाहिए, उनकी जो फेज है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, लेकिन पानी में जाने के बाद उसका जो सॉल्यूशन बनता है इट इज ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट। सो वाटर लिक्विड स्टेट में था तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में ही है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की दो पॉइंट है, ये माइनर क्वांटिटी में होता है, ये मेजर क्वांटिटी में होता है। और सेकंड थिंग क्या है कि जो सॉल्यूशन की स्टेट है वो सॉल्वेंट की स्टेट जैसी होती है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट का यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपकी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है या कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूँ कि भाई दो केमिकल दिए आपको, एक टेस्ट करने के लिए दिया, वो बहुत नॉर्मल सा मीठा था और दूसरा था वो एकदम गाढ़ा और बहुत ज़्यादा मीठा था, तो हम बिना देखे बिना जाने बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा मीठा है उसमें शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा है और जिस पानी में जो कम मीठा है उसमें शुगर का क्वांटिटी कम है। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा मीठा है तो उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ मोर, और जो कम मीठा है उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज लेस। सो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट फिक्स होनी चाहिए और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट भी फिक्स होती है। सो फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हेन डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ और इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अब इसको मेजर करने के तरीके अलग है कि भाई मैं वॉल्यूम को कैसे मेजर करूंगा, मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम मेजर करूंगा कि मास मेजर करूंगा कि मोल्स मेजर करूंगा। उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है वो है ग्राम्स पर लीटर। सो ग्राम्स पर लीटर हम बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो सोल्यूट है उसका पर्टिकुलर ग्राम्स आर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, then we can say the strength is represented in grams per liter. एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज 2 grams per liter. What does it mean? It means 2 gram of solute dissolved in 1 liter of solvent. Simple. The second term which is represented which is used to represent a strength or concentration, it is called as a mass percentage or percentage by mass. अगर आप कोई मेडिकल में जाओगे, कोई लिक्विड दवाई लोगे, उसके ऊपर आप कंटेंट जब चेक करते तो वहाँ पे लिखा होता है 20% W/W या 10% W/W। तो वो क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज अ मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास। तो ये एक यूनिट है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द थिंग्स
यहाँ पे हम मास टू मास रेशियो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। इफ द डेफिनेट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन के नीचे अंडरलाइन किया, यानी टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। सपोज आपने कोई दवाई ली है या फिर आपने ग्लूकॉन डी का एक एनर्जी ड्रिंक लिया है और उसके ऊपर बोला है कि इट इज अ 20% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इट इज 20% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ये वैल्यू कितना है, 20 है, तो ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना है, 20 ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो कोई बताएगा मुझे कि इसमें ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे? तो वो कैसे निकाला जाएगा? देखो, मास ऑफ सोल्यूट दिया था 20 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। जब परसेंटेज बोला है तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं कि भाई कितना पानी था। तो 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम क्या था, मेरा सॉल्वेंट था, वाटर था। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें इसको यूज करना है। उसमें आपको डेटा जब दिया जाएगा तो वो परसेंटेज में दिया जाएगा। फ्रॉम दिस यू मस्ट एबल टू कैलकुलेट अ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसी के आधार पे आके जाके आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें मास होना जरूरी है, मास कितना है वो पता होना जरूरी है। इसलिए इन टर्म्स को यूज करना पड़ता है हमें। कभी कभी आपको इस टर्म में दिया रहेगा तो इसको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। सो मास ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट द सम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 माइनस 20। जब भी ये परसेंटेज आएगा तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना लेना है हमें, 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 20, और बचा हुआ क्या है, 100 माइनस 20, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो चलो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई इतना सब याद रखने की जरूरत भी है या डायरेक्टली हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं किसी का परसेंटेज। So for the sake of calculation we have developed the formula that is mass percentage of solute। ये हमेशा सोल्यूट के लिए काउंट होता है। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन अ ग्राम। यहाँ पे यूनिट को ध्यान रखना है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है बाद में, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। चलो फटाफट से इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन दिया है कि सपोज 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास ऑफ परसेंटेज बाय सुक्रोज। बच्चे यहाँ पे बहुत होशियार होते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो बोलेंगे सर 5%। बहुत फटाफट आंसर, लेकिन ये गलत है क्योंकि क्या क्या मिस्टेक होती है, देखते क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन में देखो मास ऑफ सुक्रोज दिया है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोला है, वो वाटर बोला है, मतलब वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा जो आएगा 210। तो फॉर्मूला में ये चीज को ध्यान में रखो कि यहाँ पे फर्क आ जाता है जब आपको सॉल्वेंट का वेट दिया है तो आपको मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 10 अपॉन 210 मल्टीप्लाई बाय 100। सो मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इज 4.76%। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 मत कर देना ये, क्योंकि ये प्रिसाइज होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत प्रिसाइज होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द 2 डिजिट आफ्टर द पॉइंट। कोई भी आंसर आ जाए उसके 2 डिजिट तक आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट। तो इतने सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, ठीक है। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वेट बाय वेट होता है वैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। अब कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर सपोज मेरा सोल्यूट भी वो लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इट इज़ जनरली यूज फॉर अ लिक्विड सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट अगर है तो यूज़ किया जाता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको बोला है कि 10% वॉल्यूम टू वॉल्यूम इथेनॉल इथिल अल्कोहल सोल्यूशन, मतलब क्या है, 10 ml ऑफ इथिल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml। या अब यहाँ पे कोई बोलेगा सर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाले, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी दो वॉल्यूम को अगर ऐड किया जाए तो उनका जो फाइनल वॉल्यूम है ये उनके एग्जैक्ट मैथमेटिकल सम के इतना नहीं आएगा, बिकॉज वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव्स। सो इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखो कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। डन। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। आपने ये सुना भी होगा। बहुत सारे बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस, माइक्रोबियल सॉल्यूशंस, या जिनमें बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई पार्ट होता है तो उसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। सो व्हाट इज दिस पार्ट्स पर मिलियन? So when the quantity of solute is very small and it is compared to solvent, then we measure the concentration in terms of ppm. So ppm के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। पहले तो हम मास के रिलेटेड देखेंगे, बाद में मास एंड वॉल्यूम के रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं पीपीएम का मतलब क्या है। पीपीएम का मतलब है कि अगर mass of solute in grams dissolve in mass of solution in gram multiply by 10 raised to 6, या फिर मिलीग्राम mass of solute in milligram dissolve in 1 kg of solvent solution, 1 kg of solution, यानी 1 milligram in 1 kg is also called as 1 ppm. 1 milligram in 1 kg is called as 1 ppm. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोग्राम इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो तीनों तरीके का डेफिनेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर मेरा सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों सेम यूनिट में है, ग्राम्स में, तो उनके रेशियो को बस क्या कर दो, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा मास इन पीपीएम, या फिर पीपीएम, कितने पीपीएम है वो। 1 ppm का दूसरा मतलब होता है मिलीग्राम्स इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, या फिर माइक्रोग्राम इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सेम तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 ppm का मतलब होता है कि मास इन ग्राम डिजोल्व इन 1 ml मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, यानी ग्राम्स में दिया है आपको सोल्यूट का मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया है तो आप उसका रेशियो करो, उसको मल्टीप्लाई करो 10⁻⁶ से, तो वो मिल जाता है आपको मास टू वॉल्यूम रेशियो में, पीपीएम इन टर्म ऑफ मास टू वॉल्यूम। तीसरा जो तरीका, नेक्स्ट जो तरीका है लास्ट, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलीग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इन लीटर। तो 1 ppm का मतलब होगा 1 मिलीग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर। 1 मिलीग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 ppm। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? तो उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। दीज आर दिस फ्यू असाइनमेंट along with the answer key. Try to solve these questions and find out your answer.